Hello everyone, Gunjan Bhatia this side. Welcome to lecture 4 of second chapter of our class 12 Self and Personality. Today we are starting with another approach called psychodynamic approach. Let's begin. Okay. He was the founder of the psychodynamic approach, Sigmund Freud. Let's read about him. Just a minute. This approach was introduced by Sigmund Freud. Sigmund Freud was the founding father of psychoanalysis. ये 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार आ सकता है. A method for treating mental illness and also a theory which explains the human behavior. Freud believes that events in our childhood have a great influence on our adult life, shaping our personality. For example, anxiety originating from traumatic experiences in a person's past is hidden from consciousness and may cause problems during adulthood. He emphasized the importance of unconscious mind, and primary assumption of Freudian theory is that unconscious mind governs the behavior to the greater degree than people suspect. Indeed, the goal of psychoanalysis is to make the unconscious conscious. यहाँ पे अभी बेसिकली हमने क्या बात करी कि जो सिगमंड फ्रॉइड थे उनका ज़्यादातर जो ध्यान था वो क्या था, पास्ट एक्सपीरियंसेस पे या सेक्स पे. ये चीज़ अभी हम आगे पढ़ेंगे, सेक्स पे कहाँ पे क्यों. इनके ज़्यादातर जितने भी वर्क्स या जितनी भी थ्योरीज या जितनी भी रिसर्चेज इन्होंने करी है वो ज़्यादातर किस पे ज़्यादा फोकस थी, हमारी कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस पे, या वो सारी जो इनकी थ्योरीज या जितनी भी चीज़ें थी वो सब सेक्स पे ज़्यादा फोकस करती थी. यहाँ पे अब इनका क्या कहना है कि जितनी भी चीज़ें आज हमारे साथ होती हैं, अगर किसी चीज़ से हम डरते हैं, किसी चीज़ से हम नर्वस होते हैं या कोई ऐसा हम बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर शो करते हैं, तो वो सब क्यों हो रहा है, वो हमारे सब पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हो रहा है. या कुछ किसी के साथ अगर अच्छा हुआ होगा पास्ट में या बहुत ज़्यादा बुरा हुआ होगा, उन सब का इफ़ेक्ट जो है अभी भी हमारी लाइफ पे कहीं ना कहीं पड़ता है. यहाँ पे कभी हमने लाइन पढ़ी, ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड. तो इनका जो दूसरा सेकंड या हम बोल सकते हैं कि एक और जो टर्म थी जिसको ये इम्पॉर्टेंट मानते थे, दैट वाज अनकॉन्शियस माइंड. वो सारी चीज़ें जो शायद हमें पता है लेकिन हमें याद नहीं है, जिसको याद करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डीप लेवल के अंदर जाना पड़ेगा, जस्ट उस चीज़ को याद करने के लिए कि हमारे साथ हुआ क्या था. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्ची है, वो बहुत छोटे होते उसको किसी ने बुली किया. अब एज एन एडल्ट जब वो बाहर जाती है, उसको क्या है, बहुत ज़्यादा क्राउड में या कुछ लोगों का ग्रुप देख के जो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं या कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको देख के वो चीज़ डर लगता है. क्यों? उसको याद एग्जैक्टली नहीं है कि उसके साथ बचपन में क्या हुआ, बट कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी अनकॉन्शियस माइंड में जो एक मेमोरी है कि अगर यहाँ पे ऐसे ग्रुप लड़कों का होता है या कुछ ऐसा क्राउड होता है तो वो सिर्फ बुली करने के लिए होता है या तंग करने के लिए होता है, इन सब चीज़ों से वो भागती है. सो सिगमंड फ्रॉइड का जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंस या जो उनका ध्यान था, उनकी थ्योरीज जिस चीज़ पे बेस थी, वो पहली चीज़ तो हमारी यही है कि अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस में बनाना, जिससे कि किसी भी पर्सन की जो है हेल्प हो सकती है, उसकी मेंटल इलनेस का थोड़ा सा ट्रीटमेंट हो सकता है. और इस ट्रीटमेंट को और या इस प्रोसीजर को हम बोल सकते हैं, उन्होंने जो नाम दिया दैट वाज साइको एनालिसिस. आगे देखते हैं. लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अभी हमने यही बात करी, कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस. Freud's theory considers the sources and the consequences of emotional conflicts and the way people deal with these. In doing so, it visualizes the human mind in terms of 3 levels of consciousness. Consciousness में क्या आ जाएगा? Thoughts and feelings which we are aware of, जो अभी हमें याद है या जिसके बारे में हम जानते हैं. जैसे यहाँ पे पिक्चर में क्या दिया हुआ है, कॉन्शियस लेवल में क्या क्या आ जाएगा, हमारी थॉट्स और परसेप्शन, इन सब के बारे में हमें पता है, जो अभी दिमाग में चल रही है. एक आधी बार हम किसी चीज़ को सोच लेते हैं तो वो सब अभी हमारे माइंड में फ्रेश है. प्री कॉन्शियस में क्या आ जाएगा? इट इंक्लूड मेंटल एक्टिविटी of which people may become aware of only if they attend it closely.
थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो वो चीज़ हमें याद आ जाएगी, दैट इज़ प्री कॉन्शियस। जैसे कि हमारी मेमोरीज या स्टोर्ड नॉलेज। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी से पूछ लूँ इसका नंबर क्या है, या किसी नंबर मीन्स किसी का मैं फ़ोन नंबर पूछ लूँ, तो आपको 2 मिनट का टाइम लगाना पड़ेगा। अच्छा इसका नंबर ये, तो जो इस टाइप का जो हमारा रिएक्शन आता है थोड़ी सी सोच लगाने पे, वो वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है अभी हमारी प्री कॉन्शियस में, जहाँ पे हमें थोड़ा सी अपनी जोर लगाना पड़ता है दिमाग पे। अनकॉन्शियस क्या होता है? इट इंक्लूड्स मेंटल एक्टिविटी दैट पीपल आर अनअवेयर ऑफ। यहाँ पे हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं हैं हमारे साथ क्या हुआ, किस चीज़ से हमें डर लगता है, या कोई ऐसी अगर नेगेटिव चीज़ अगर हमारे साथ होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन नेचर का काम है कि जितनी भी बेकार चीज़ें, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होंगी वो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। या कोई एक ऐसी चीज़ जिस पे हम ज़्यादा ध्यान ना दें, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी मोमेंट को, या किसी अगर हम बोल सकते हैं कोई सिचुएशन अगर हमने ऐसी देखी है तो उस पर अगर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते और बहुत लाइटली ले लेते हैं तब भी वो चीज़ बिल्कुल माइंड से आउट हो जाती है। या अगर कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस किसी के साथ होता है तब भी वो बहुत हद तक ह्यूमन माइंड से हम या हम बोले तो ह्यूमंस निकाल देते हैं, क्योंकि कोई भी अपने बुरी एक्सपीरियंस को याद नहीं रखना चाहता। बेसिक सा अगर इस चीज़ को हमें समझना है तो एक सिंपल सा अगर एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दूं कि आज के डे में आपने आज सुबह ब्रेकफास्ट क्या करा, तो वो आपको याद रह जाएगा कि ओके मैंने आज करंट डे में ब्रेकफास्ट में ये खाया। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आपने कल दोपहर को कितने बजे लंच किया था, तो हो सकता है जो थोड़े पंक्चुअल या जो थोड़ा बहुत जिनको आइडिया रहता है जो चीज़ रोज़ होती है, तो थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना पड़ेगा कि हाँ शायद 4-4:30 बजे के करीब हमने लंच कर लिया था। तो यहाँ पे जो शायद वाला काम और उसके बाद जो एक मेमोरी याद आ रही है वो हमारा प्री कॉन्शियस लेवल है, जहाँ पे हमें थोड़ी सी मेंटल एक्टिविटी अपनी यूज़ करनी पड़ रही है। बट अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि 1 वीक पहले आपने किस कलर का टी शर्ट पहना था, तो वो चीज़ आपके माइंड से बिल्कुल आउट होएगी, क्योंकि वहाँ पे हम इतने ध्यान नहीं लगाते हैं। या ये बोल सकते हैं कि इसके बारे में हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, या इतना क्लोजली हमने उस पर दोबारा वर्क नहीं करा, इसलिए वो हमारी अनकॉन्शियस में चला गया, जिसको अब दोबारा हम रिट्रीव नहीं कर सकते, वो बिल्कुल आउट हो चुका है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है वायलेंट मोटिव्स, फियर्स, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिज़ायर्स, इरैशनल विशेस, शेमफुल एक्सपीरियंसेस, सेल्फिश नीड्स या इमोरल अर्जेस। अब ये जितनी चीज़ें अगर हम एक थोड़ा सा फोकस करें तो ये सारी नेगेटिव साइड पे आ जाती हैं। या ये बोला जाता है कि जो बच्चा या जो इंडिविजुअल ये सब चीज़ें सोच रहा है वो थोड़ा सा शायद इननॉर्मल है। इसलिए क्या हो रहा है, जितनी भी चीज़ें हम ऐसा कुछ सोचते हैं उन पे हम ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते, जिस वजह से वो धीरे धीरे हमारे अनकॉन्शियस लेवल में चला जाता है और कॉन्शियस में या एट प्रेजेंट वो चीज़ नहीं आ पाती। According to Freud, the unconscious is the reservoir of instinct or animal drives. It also stores all ideas, wishes that are concealed from conscious awareness, perhaps because they lead to psychological conflicts. अब यही चीज़ अभी हमने बात करी कि जितनी भी अनकॉन्शियस में यहाँ पे हमें चीज़ें दी हुई हैं, ये सब कुछ थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर चला जाता है, जिस वजह से उस पर हम इतना ध्यान नहीं देते या साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि ओके दिस इज़ नॉट राइट, जिस वजह से वो कॉन्शियस अवेयरनेस में कभी भी एज सच रेगुलर नहीं आ पाता। मोस्ट ऑफ दीज अराइज फ्रॉम सेक्शुअल डिज़ायर्स विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड ओपनली एंड देयरफॉर आर रिप्रेस्ड, जिस वजह से ये रिप्रेस्ड हो जाते हैं और इतना इन पे हम ध्यान नहीं देते दोबारा और ये अनकॉन्शियस लेवल में चला जाता है। People constantly struggle to find either some socially acceptable ways to express unconscious impulses or to keep those impulses away from being expressed. Unsuccessful resolutions of conflicts results in abnormal behavior. अब अगर किसी बच्चे को फॉर एग्जांपल सेक्स की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि उसकी अब एज ऐसी हो चुकी है कि उसको क्यूरोसिटी होती है इन सब चीज़ों के बारे में जानने में, और फ्रूइड का भी यही कहना है कि ज़्यादातर जो अनकॉन्शियस में हमारी बातें होती हैं या जो भी थॉट्स होती हैं वो सेक्सुअल डिज़ायर्स की वजह से अराउज होती हैं। अब हमने क्या किया, जिस बच्चे को सेक्स एजुकेशन चाहिए वो डायरेक्ट अपने जाके पेरेंट्स से नहीं पूछ सकता, स्पेशली इंडियन कल्चर में,
तो अब वो क्या करेगा, अलग अलग तरीके से ऐसे वेज ढूंढेगा जिससे वो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जान सकता है या पूछ सकता है। अब अगर ये चीज़ इनडायरेक्ट वे में या सोशली एक्सेप्टेबल वे में पूरी हो जाती है तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर उसकी कोई भी ऐसी थॉट है जो बहुत ज़्यादा टाइम तक रिप्रेस्ड रह रही है या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो धीरे धीरे जो बिहेवियर है वो कैसा हो जाएगा, एबनॉर्मल बिहेवियर में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स का जो है रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। एनालिसिस ऑफ फॉरगेटिंग, मिसप्रोनाउंसिएशन, जोक्स एंड ड्रीम्स प्रोवाइड अस विद द मीन्स टू अप्रोच द अनकॉन्शियसनेस। फ्रूइड डेवलप्ड अ थेरेप्यूटिक प्रोसीजर कॉल्ड साइको एनालिसिस। यही चीज़ अभी हमने करी कि जब कोई एक ऐसा प्रोसीजर जो हमें हेल्प करे हमारे अनकॉन्शियसनेस को कॉन्शियस बनाने में, उसको हम साइको एनालिसिस बोलते हैं। अब ये एनालिसिस कैसे होता है, जो चीज़ हम भूल गए या जितनी मेमोरी हम याद कर रहे हैं उसमें से कुछ एक ऐसा पार्ट है जो हमें बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड में है क्योंकि वो कभी रिजॉल्व ही नहीं हुआ। अब उन बातों को कुछ बच्चे कैसे निकालते हैं, कुछ जोक्स में निकाल लेंगे, किन्हीं को सपना ही खाली उस बारे में आ रहा है। तो सारी ऐसी चीज़ें जो हम एट प्रेजेंट या जागते हुए नहीं कर पाते, वो सब हमारा अनकॉन्शियस का पार्ट होता है। और उस अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाने का जो प्रोसीजर है, जो थेरेप्यूटिक प्रोसीजर है, उसको हम साइको एनालिसिस बोलते हैं। गोल ऑफ साइकोएनालिटिक थेरेपी इज टू ब्रिंग द रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस मटेरियल टू कॉन्शियसनेस। यहाँ पे 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी आ जाता है, व्हाट इज द गोल ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरी। सो द गोल ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरी इज टू ब्रिंग द रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस मटेरियल टू कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्ट्रक्चर है, और ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे यूज आते हैं, अब इनके बारे में हम देखते हैं। द प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर इट, ego and superego. They reside in the unconscious as forces and they can be inferred from the ways people behave. बुकिश लैंग्वेज से हट के जो मैंने पिक्चर दी हुई है, अगर इस पर थोड़ा सा फोकस करें और अपने पहले के जब हम जो कार्टून्स देखते थे थोड़ा सा मैं उनमें जाना पसंद करेंगे ताकि मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा आराम से समझा पाऊँ। अगर आपको याद हो तो बहुत सारे कार्टून्स में दिखाया जाता है ऐसे एंजल और डेविल वाले, जब कोई इंसान अपने थॉट्स में थोड़ा सा गुम होता है या कोई डिसीजन लेना होता है तो भाग के उसके पास उसी के फेस में एक एंजल आ जाता है और एक डेविल आ जाता है। डेविल क्या कहता है उसको, नहीं तू जो भी गलत सोच रहा है, जो भी अच्छा सोच रहा है, सब अच्छा है, बस करता चल, जो चाहिए तुझे अभी अभी पा, बाद में तो कुछ भी नहीं होगा। सो ये पार्ट था हमारे डेविल का, जिसको हम साइकोलॉजी में या साइकोडायनेमिक अप्रोच में उसको बोलेंगे इड। और जो दूसरा था जो कहता है नहीं ये अच्छा नहीं है, थोड़ा सा सोच के चल, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, क्या तुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या जो थोड़ी सी हमें एजुकेशन देता है कि भाई अभी रुक जा, टीचर को जाने दे, फिर ये काम करेंगे वरना पिटेंगे, अभी उठ के मत चिल्ला फॉर एग्जाम्पल। और इड क्या कहता है, अरे छोड़ना, टीचर ही तो है, क्या कर लेगी, मज़े कर और निकल यहाँ से। तो जो अभी अभी जिसको जो काम दिमाग में आ गया और वो उसी टाइम करना है, वो है हमारा इड। और जो हमें थोड़ी सी अक्ल दे रहा है कि नहीं भाई टीचर डांटेगी, टीचर पनिशमेंट दे देगी, तू अभी ऐसे मत कर, ये सब क्लास में करना अच्छी बात नहीं है, तो जो हमें नॉलेज देता है वो हमारा सुपर ईगो। और इन दोनों थॉट्स में जो बैलेंस करता है, जो देखता है कि ओके इट जो कह रहा है वो चीज़ सही है, ये जो सुपर ईगो कह रहा है वो सही है, या उन दोनों में से हमें एक एक पॉइंट लेके काम करें वो सही है। तो इन दोनों लोगों की बात सुन के जो बीच में काम करने वाला इंसान होता है वो होता है हमारा ईगो। बाय द वे ये तीनों कोई इंसान नहीं है, ये सिर्फ एक हमारा थॉट का प्रोसीजर है। थॉट में ये तीन चीज़ें जो हैं आपस में फाइट करती हैं, इस तरीके से दिखाया गया है, या समझने के लिए थोड़ा सा ईजी रह जाएगा। थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ये कंसेप्ट हमें और क्लियर हो जाएगा। तो इड क्या होते हैं, इट इज़ द सोर्स ऑफ पर्सन इंस्टिंक्चुअल एनर्जी, इट डील्स विद द इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। जो चीज़ अभी सोच ली वही करनी ही करनी है, तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। ऑफ प्रिमिटिव नीड्स, सेक्सुअल डिज़ायर्स एंड अग्रेसिव इम्पल्सेस। तो कुछ भी चीज़ हो, भले वो प्रिमिटिव नीड्स हो, भले वो सेक्सुअल डिज़ायर्स हो या इम्पल्सेस हो एग्रेसिव वाले,
जो चीज़ सोच ली वो मुझे अभी के अभी करनी है। इट वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल विच एज्यूम्स दैट पीपल सीक प्लेजर एंड ट्राई टू अवॉइड पेन। इट डज नॉट केयर फॉर मॉरल वैल्यूज, सोसाइटी और अदर इंडिविजुअल्स। तो इसको किसी से मतलब नहीं है, जो होता होता रहे, मुझे जो चीज़ चाहिए वो अभी के अभी चाहिए। प्लेजर जिस चीज़ का अगर मुझे चाहिए कि अभी मैं किसी का मर्डर कर दूँ, मर्डर करने में मेरे को बड़ी खुशी मिलती है, तो वो वाला प्लेजर मुझे अभी के अभी चाहिए। सो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इड के अंदर। सबसे पहली बात, इट डील्स विद इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट, इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल एंड डज नॉट केयर फॉर मॉरल वैल्यूज और सोसाइटी। इड पढ़ने से पहले सुपर ईगो पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों की मेन लड़ाई होती है, इड और सुपर ईगो की। बीच में संभालने वाला अपना ईगो होता है। तो सुपर ईगो क्या कहता है? द मॉरल ब्रांच ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। यहाँ पे क्या है? अपना मॉरल ब्रांच है। द सुपर ईगो टेल्स द इड एंड द ईगो वेदर द ग्रेटिफिकेशन इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंस इज एथिकल। यही चीज़ अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में देखी कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, क्या वो करनी अभी सही है कि नहीं, उसके बारे में जो हमें थोड़ा सा सजेस्ट करती है, वो कौन है? सुपर ईगो। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द इड बाय इंटरनलाइजिंग द पेरेंटल अथॉरिटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ये एज अ पेरेंट वर्क करती है इड के लिए, क्या सही है क्या नहीं वो देखने में। नाउ ईगो क्या होता है? इट ग्रोज आउट एंड सीक टू दी सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल इंस्टिंक्चुअल नीड्स इन अकॉर्डेंस विद रियलिटी। अब इसने क्या करा? दोनों को संभाल लिया। इसकी इमीडिएट जो ग्रेटिफिकेशन की आदत है उसको भी शांत करा, बट कैसे? रियलिटी को नज़र में रखते हुए, जो कि हमारी सुपर ईगो भी कहती है। इट वर्क्स बाय द रियलिटी प्रिंसिपल। अब ये क्या थी? ये वर्क करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे, जबकि ईगो किस पे काम करती है? रियलिटी प्रिंसिपल पे। एंड ऑफ्टन डायरेक्ट्स द इड टूवर्ड्स द मोर अप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग। इससे चीज़ें सुन ली, सजेशंस ले लिए, और उसके बाद ईगो जो है इड को सजेस्ट करेगी तुझे अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं। द ईगो इज पेशेंट, reasonable and works on the reality principle. The instinctual life forces that energize the id is libido. यहाँ पे ये लाइन का मतलब क्या है कि हमारी जो इड है, जो हमारे अंदर से एक इच्छा होती है कि जो काम मैंने सोच लिया वो मुझे अभी के अभी करना है, वो दो इंस्टिंक्चुअल लाइफ फोर्सेस से एनर्जाइज होती हैं, जिनको हम लिबिडो बोलते हैं। बुक में इनके दो नाम दिए हुए हैं, एक डेथ इंस्टिंक्ट और एक लाइफ इंस्टिंक्ट। ये 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। अभी इसके बारे में बुक में ऐसा हमारे पास कुछ डिटेल में नहीं है, तो हम भी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। फ्रूइड बिलीव दैट पीपल अवॉइड एंजाइटी मेनली बाय डेवलपिंग अ डिफेंस मैकेनिज्म that try to defend the ego against the awareness of instinctual needs. डिफेंस मैकेनिज्म को अगर हमें हिंदी में समझना है तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारे साथ बुरी हुई है या कुछ ऐसा हुआ है जिससे हम बचना चाह रहे हैं, तब हम डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज़ करते हैं एज अ वॉल, जो हमारे आगे एक शील्ड की तरह खड़ी होकर हमारी रियलिटी को दबा देती है, और जो चीज़ हम सोचना चाह रहे हैं या जो चीज़ हम चाहते हैं कि हमारी बात छुप के ये चीज़ सामने आ जाए, वो काम डिफेंस मैकेनिज्म कर देते हैं। पीपल अवॉइड, यहाँ पे क्या हो रही है? एंजाइटी को अवॉइड किया जा रहा है बाय डेवलपिंग अ डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि एक वॉल की तरह काम करती है। डिफेंस मैकेनिज्म इज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग एंजाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी. People who use these mechanisms to such an extent that reality is truly distorted develop various forms of maladjustment. People who use defense mechanism are often unaware of doing so. उनको पता ही नहीं है वो ये सब कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने झूठ बोला है तो बच्चा ऐसे ऐसे बहाने लगा रहा है ताकि ये चीज़ हो जाए कि उसने जो भी झूठ बोला वो इसलिए बोला क्योंकि ऐसी ऐसी कंडीशंस थी या इसने बोला। बेसिकली वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग दीज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स, बट उनको पता ही नहीं होता वो ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सब कुछ अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है। यहाँ पे अभी हम जितनी भी अब आगे डिफेंस मैकेनिज्म्स देखेंगे उसमें हम
देखेंगे कि कैसे वो सारे डिफेंस मैकेनिज्म हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला आता है रिप्रेशन। एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर्स और थॉट्स आर टोटली डिसमिस्ड बाय द अनकॉन्शियसनेस। When people repress a feeling or desire, they become totally unaware of that wish or desire. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि जिसको आप भुला ही नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करते हो, भले ही आपको सब चीज़ें याद है या ना भी हो, तब भी आप क्या करते हो कि वो चीज़ हल्का सा भी थॉट माइंड में आता है तो आप उसको बिल्कुल या तो भुला देते हो, या ऐसा हो जाता है कि थोड़े टाइम बाद आपको कुछ चीज़ याद ही नहीं होती कि आपके साथ कभी ऐसा ट्रॉमेटिक केस कभी हुआ था या नहीं हुआ था, बट हल्की सी एक हमेशा जो है हमारे अंदर एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर उस थॉट के लिए रहता ही रहता है। बिल्कुल वो चीज़ हटती नहीं है माइंड से, बट जिस इंसान ने कोई भी ट्रॉमेटिक ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, उसके माइंड से हम ये बोल सकते हैं कि अनकॉन्शियसली वो सारा सीन या वो सारा एक्सपीरियंस वैनिश हो चुका होता है। रिप्रेशन मीन्स दब जाना एक तरीके से, ओके। मेमोरी, फॉर एग्जाम्पल मेमोरीज ऑफ अब्यूज सफर्ड एज अ चाइल्ड मे लेटर हैव डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स। अब उसको एग्जैक्टली ये चीज़ कभी याद नहीं होगी कि उसके साथ छोटे होते क्या हुआ है, बट बड़े होकर अगर कभी भी बाई चांस वो किसी भी रिलेशनशिप में पड़ती है या कुछ भी आपस में कनेक्शन किसी के साथ बनाती है, तो उसको हल्का सा हमेशा के लिए एक डर रहेगा, और डर क्यों है उसको वो भी नहीं पता होगा। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन। पीपल एट्रीब्यूट देयर ओन ट्रेट्स टू अदर। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर किसी इंसान में कोई एक ऐसी गंदी आदत है जिसको सब टोकते हैं या सब मना करते हैं कि तेरे में ये आदत अच्छी नहीं है, तो वो इंसान क्या करेगा, धीरे धीरे अनकॉन्शियसली वो क्या बोलेगा, ये आदत मेरे में नहीं है, बट वहाँ इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो सब में वो आदतें होंगी गंदी उस पर्टिकुलर इंसान को छोड़ के जो कह रहा है कि हाँ ये आदत मेरे में नहीं है बट बाकी सब में है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है रिचा, उसको सब डांटते हैं कि बेटा आप बहुत तेज़ चीखते हो, ये अच्छी आदत नहीं है, चीखना गंदी आदत है, इसको छोड़ दो। तो रिचा क्या बोलेगी, मैं तो नहीं चीखती, बट मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ मैं रहती हूँ या मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो सारे मेरे पे चीखते हैं, उनमें ये चीखने की आदत है, मेरे में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं अपनी आदतें किसी और में। नेक्स्ट डिनाइल। नाम और एग्जाम्पल दोनों से पता लग रहा है, जब इंसान क्या है, रियलिटी को एक्सेप्ट करने से बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर देता है, बिल्कुल उसको मानता ही नहीं है कि ये जो चीज़ मैं देख रही हूँ या जो भी मेरे साथ हो रहा है ये सच नहीं है, दैट इज़ डिनाइल। नेक्स्ट आता है रिएक्शन फॉर्मेशन। एग्जाम्पल भी एकदम क्लियर है, जैसा दिमाग में चल रहा है बिल्कुल उसके अपोजिट जो हम दिखा रहे हैं। अ पर्सन डिफेंड्स अगेंस्ट एंजाइटी by adopting behavior opposite to his or her true feelings। जो दिमाग में फीलिंग है या जो किसी के लिए भी हम कुछ सोच रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट हम दिखाएंगे। एक एग्जांपल तो यहाँ दिया हुआ है, वैसे ये लड़की इससे फ्रेंडशिप अच्छी वाली करना चाहती है, बट रियलिटी में उसको क्या दिखा रही है कि बहुत हेट फीलिंग है या मारना चाहती है। ऐसे यहाँ पे कई बार हमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है जब हम टीचर्स के लिए गुस्सा फील कर रहे होते हैं, बट बाय फेस हम उनको गुस्सा नहीं दिखा सकते बिकॉज इट्स नॉट अ सोशली डिज़ायरेबल मैनर। तो हम उनसे बहुत ही तमीज़ से और प्यार से बात करते हैं, भले ही उनके हटते ही हम दोबारा उनको गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। फिर आता है रैशनलाइजेशन। अ पर्सन ट्राइज टू मेक अनरीजनेबल फीलिंग्स और बिहेवियर सीम्स रीजनेबल एंड एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पे क्या है, ऐसी अनरीजनेबल आंसर्स देगा जो उसके हिसाब से बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। जैसे आज मुझे बाहर जाना था इसलिए बारिश हो गई, तो ऐसे रीजंस देगा जिनका कोई सच कोई मीनिंग नहीं है, बट फिर भी वो एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, बच्चा फेल हो गया है बट वो क्या बोल रहा है, आई फेल्ड बिकॉज माई टीचर हेट्स मी। तो सारी चीज़ इसने अपने बाहर वाले को दे दी और अपने आप को स्टिल एक सेंटर पोजीशन पे कर दिया जहाँ पे वो गलत बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।